आपके सामने एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एम्पेरिकल फॉर्मूला या मूलानुपाती सूत्र। 11th क्लास का काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आपको एक क्वेश्चन दिया होगा और आपसे पूछेंगे इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, अणु सूत्र क्या होगा, ये सब चीजें आपसे पूछते हैं। इन सब मूलानुपाती सूत्र या एम्पेरिकल फॉर्मूला सीखने से पहले हमें कुछ बेसिक सी जानकारी की जरूरत है। पहले हम उसको बताते हैं, उसके बाद अपन फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला पे आएंगे। अगर ये आपसे बेसिक चीज बनती है तो एम्पेरिकल फॉर्मूला तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप है, 5 स्टेप में आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ बेसिक सी चीजें हैं वो आपसे बनना चाहिए। तो आपको देखना है कि आपने पीरियोडिक टेबल जैसे पढ़ी होगी, हम भी कवर करवाएंगे आपको पीरियोडिक टेबल आने वाली वीडियो में। लेकिन अभी पीरियोडिक टेबल लगभग सभी को आती है। केमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हो तो पीरियोडिक टेबल आपसे बनती होगी। तो पीरियोडिक टेबल में जैसे कोई एलिमेंट है, हाइड्रोजनिक एलिमेंट है, तो यहाँ पर दो चीजें होती है। एक तो इसका होता है एटॉमिक नंबर, एक होता है इसका एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हमें एटॉमिक मास की जरूरत पड़ती है। हमें जरूरत पड़ती है मॉलिक्यूलर वेट की। तो कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे NaCl एक मॉलिक्यूल है, तो मिलके कैसे बना है? एलिमेंट से मिलके बना है ना, सोडियम और क्लोरीन से मिलके बना है। तो इनके NaCl का मॉलिक्यूलर वेट होगा और सोडियम और क्लोरीन की बात की जाए तो इनका एटॉमिक वेट होगा भाई, क्योंकि ये एटम है इसलिए इनका एटॉमिक वेट होगा। ये मॉलिक्यूल है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी मॉलिक्यूलर वेट। तो हम मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालें? पीरियोडिक टेबल में तो 108 एलिमेंट है, ठीक है। तो हम सबके मॉलिक्यूलर वेट तो याद कर नहीं सकते। कैसे याद करेंगे बताओ? ना हम सबके एटॉमिक नंबर याद करते हैं, ठीक है। तो फिर हम क्या करें? 108 एलिमेंट हैं, इन सबके तो हम एटॉमिक वेट याद कर नहीं सकते। तो हम आपके लिए 23 एलिमेंट लिखवा रहे हैं। अगर आप उन 23 एलिमेंट को याद कर लेते हो तो लगभग केमिस्ट्री में अगर देखा जाए तो उन 23 एलिमेंट से मिलकर कम से कम 90 या 95% आपके मॉलिक्यूल हम उन्हीं 23 एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। और लगभग कोई भी पेपर उठा लो, पिछले 10 साल से भी उठा लो, तो जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनमें जो मॉलिक्यूल है वो 23 एलिमेंट से मिलकर बने हैं। तो हम सबके याद ना करके हम सिर्फ 23 एलिमेंट के मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट याद करेंगे, ठीक है। तो अब वो 23 एलिमेंट क्या है अपन को देख लीजिए एक बार। हम यहाँ पर लिखते हैं एलिमेंट एटॉमिक वेट, परमाणु भार। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है आपका हाइड्रोजन। इसका परमाणु भार होता है 1। हाइड्रोजन के बाद आपका बोरोन 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16। ऑक्सीजन के बाद आप आ जाओ सोडियम आपका 23, फिर मैग्नीशियम आपका 24, फिर एल्यूमिनियम आपका 27, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्या 27, यहाँ पर ही लिखो, यहाँ पर लिखते हैं। एल्यूमिनियम आपका 27 हो गया। उसके बाद फास्फोरस 31, सल्फर 32, सल्फर के बाद क्लोरीन 35.5, क्लोरीन के बाद आप आ जाओ पोटेशियम 39, कैल्शियम 40, क्रोमियम 52, मैग्नीज 55, आयरन 56, कॉपर आपका 63,
0.5, जिंक आपका 65, ठीक है। तो जिंक 65 है, जिंक यहाँ दिख नहीं रहा तो हम ऊपर लिख दिया है, जिंक आपका 65। जिंक के बाद आपका ब्रोमीन 80, ब्रोमीन के बाद आपका सिल्वर 108, सिल्वर के बाद आपका आयोडीन 127, फिर इसके बाद आपका बेरियम 137 और लास्ट है आपका लेड 207। अगर ये 23 एलिमेंट आपको याद है तो आप लगभग 90% मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर वेट आप फाइंड कर रहे होंगे, और कैसे कर रहे होंगे वो हम आपको अभी आगे बता रहे हैं। तो एक बार हम 23 एलिमेंट को जरा रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा क्या, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का 1, बोरॉन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, फॉस्फोरस 31, सल्फर 32, सल्फर के बाद आपका क्लोरीन 35.5, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40। कैल्शियम के बाद आप आ जाओ तो कैल्शियम के बाद क्रोमियम 52, मैग्नीज का 55, आयरन 56, फिर उसके बाद आप आयरन के बाद आप आ जाओ कॉपर पर, तो कॉपर का 63.5, ठीक है। फिर कॉपर के बाद आपका जिंक, तो जिंक होता है आपका 65। फिर उसके बाद आप आ जाओ ब्रोमीन पर, ब्रोमीन आपका 80, उसके बाद सिल्वर आपका 108, आयोडीन आपका 127, बेरियम आपका 137 और लेड होता है आपका 207। तो ये जो 23 एलिमेंट है ये आपको सिर्फ याद करना है। आप इनको 3-4 बार अगर पढ़ के देखोगे तो ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। हमें याद है तो आपको भी याद हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अब देखिए, अब जो हमने जो 23 एलिमेंट याद किए हैं, अब इनकी जरूरत क्या पड़ेगी, हम बताते हैं कि हमें क्या जरूरत आनी पड़ेगी। हम आपसे पूछें कि H2O का अणु भार कितना होगा, H2O का अणु भार कितना होगा, तो अब हम बड़ी आसानी से बता पा रहे होंगे कि H2O का अणु भार कितना होगा। हम कैसे बता पाएंगे, तो यहाँ पर इस जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में 2 एलिमेंट है, एक तो है हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन। और हमें पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1 और कितने हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, तो 2 हाइड्रोजन। तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 का इंटू करेंगे, प्लस लगाओ। फिर ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो आप 16 लिख दो। अब आप इसको सॉल्व कर दो, तो 1 × 2 2 प्लस 6, तो ये आपका हो गया 18, 2 धन 16 बराबर 18। ऐसे हम किसी का भी फाइंड कर रहे होंगे हम, और आपको एग्जाम में बताते हैं। आप ले लो जैसे H2SO4 ले लो, H2SO4, तो हम इसको भी, हम आपसे पूछे कि H2SO4 का अणु भार क्या होगा, एटॉमिक वेट सॉरी मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा H2SO4 का, तो हम बता पा रहे होंगे। हाइड्रोजन कितने नजर आ रहे हैं आपको, कितने नजर आ रहे हैं, ध्यान से 2, एक हाइड्रोजन का 1 होता है और हाइड्रोजन है कितने 2, तो 1 × 2 प्लस सल्फर का कितना होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और कितने ऑक्सीजन है तो 4 ऑक्सीजन, तो आप 4 से इंटू कर दो। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 1 × 2 2 32 प्लस 64। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा 98। ऐसे हम बता पा रहे हैं कि H2SO4 का अणु भार कितना होगा, तो H2SO4 का अणु भार होगा आपका 98। हम और एलिमेंट ले लेते हैं, हम लेते हैं NaOH, ठीक है। हम आपसे पूछे NaOH का अणु भार कितना होगा, तो अब हम बता पा रहे होंगे कि NaOH का अणु भार कितना होगा। हमें पता है कि सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो इसका कितना हो जाएगा फिर
40। तो NaOH का अणुभार कितना आ जाएगा 40। हम और एग्जाम्पल उठाते हैं, हम NaCl को उठाते हैं। NaCl में भी हम बता पा रहे होंगे, NaCl मतलब सोडियम का कितना 23, क्लोरीन आपका 35.5। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 58.5। ठीक है, और एग्जाम्पल उठा लो, KMnO4 ले लो। KMnO4 में आपसे पूछा जाए कि आप KMnO4 का अणुभार कितना होगा, तो KMnO4 का अणुभार कितना होगा, तो पोटेशियम 39, मैग्नीज आपका 55, इसके बाद आपका ऑक्सीजन 16 × 4। आप इसको ज्यादा सॉल्व करो, हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 158, तो आपको कितना मिलेगा 158। तो ऐसे हम बता पाएंगे कि कोई भी आपका मॉलिक्यूल है उसका अणुभार कितना होगा, कोई भी आपका अणु है तो उसका अणुभार कितना होगा। हम कैसे बता पाएंगे, अगर आपको 23 एलिमेंट याद है तो हम लगभग 90% अणुओं के अणुभार हम बता पा रहे होंगे। ठीक है, एक और आप जैसे ले लो, कोई भी ले लो आप, HCl से सॉल्व कर लो। हम आपसे पूछे HCl का अणुभार कितना होगा, तो HCl का अणुभार निकालना बड़ा आसान है, हमें पता हाइड्रोजन का एक होता है, क्लोरीन का 35.5, 35.5 मतलब 36.5, तो कितना होगा HCl का अणुभार 36.5। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो में हमने क्या देखा, अणु और उनके अणुभार को निकालना। ठीक है, अब आपकी जो अगली वीडियो होगी हम उसमें आपको बताएंगे कि अब हमने जो सीखा है अणुभार निकालना, उसको हम एम्पेरिकल फॉर्मूला में हम उसकी कैसे जरूरत पड़ेगी, तो वो अब एम्पेरिकल फॉर्मूला की जो आपकी अगली वीडियो आएगी उस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एम्पेरिकल फॉर्मूला होता क्या है, निकाला कैसे जाता है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सब चीजें हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।